सभी विद्यार्थी हमारी पढ़ाई शुरू करें उससे पहले अपने स्थान पर बिना आवाज किए और इस मुद्रा में आपको बैठना है और गायत्री मंत्र आपको बोलना है जैसा कि हम रोजाना बोलते हैं। उसके बाद हम हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लें और पूरी ही ईमानदारी से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी विद्यार्थी अपनी आंखें खोलें और हमारा रोज का ये नियम है कि किसी भी काम को शुरू करें तो ईश्वर का नाम लेके करना चाहिए ताकि उस काम में हमें सफलता मिले। और अब हम समय खराब नहीं करेंगे और आगे की हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण वाले शीर्षक चल रहे हैं जिसमें हमने प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल करना सीखा। और आपने घर पे प्रश्न हल भी किए होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे रहे होंगे जिनमें आपको कुछ समस्याएं आई होंगी। कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास कुछ प्रश्नों के फोटो भी भेजे हैं कि सर इन प्रश्नों को हल करना। तनिषा शर्मा बहन है जिसने भी मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछने की बात कही थी। इसी प्रकार और भी 2-4 स्टूडेंट है। तो हम 3.3 का सबसे पहले प्रश्न में 6 क्वेश्चन थे तो ये तो आपने कर ही लिए होंगे सारे, ठीक है ना। अब इसका हम आज देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मैं आपको समीकरण बनाने में आपकी मदद करूंगा, बाकी हल आपको इनको प्रतिस्थापन विधि से ही करना होगा, ठीक है। तो इसका हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्नावली है हमारी 3.3 और इसका आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11 है। और एक समीकरण है 2x - 4y। 2x - 4y बराबर है -24 बराबर है -24। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, ऐसा हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें हमसे देखो ये आगे क्या कह रहा है, इसको हल कीजिए, इसे हल करो, यानी प्रतिस्थापन विधि से ही इसे हमें हल करना है। और इसमें एक्स्ट्रा बात और पूछ रहा है,
हल करने के बाद में इसमें लिखा हुआ है, इसमें m का वह मान भी ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी हल तो करना ही है, और हल करने के बाद में हमें y बराबर mx प्लस 3, इसमें m का मान भी हमें ज्ञात करना है। y बराबर mx प्लस 3 है, यदि ये है तो m का मान भी ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करें, ये प्रश्न हमसे एक्स्ट्रा बात हमसे पूछ रहा है। प्रतिस्थापन विधि से तो इसे हमें हल करना ही है, जैसे हमने कल किया था हल, ठीक है ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा बात और पूछ रहा है हमसे ये, तो ये हम तभी हल कर पाएंगे जब हम पहले इसे हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से आप इसे हल करोगे। प्रतिस्थापन विधि में हमारे दो समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इन दोनों समीकरणों में से पहले आप एक समीकरण लो। समीकरण फर्स्ट लेते हैं, यहां पे आपको लिखना होगा समीकरण एक से आप क्या करोगे, इस 3y का हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, ये 3y प्लस का है ना, तो माइनस का हो जाएगा। 2 यहां से हम हटाएं, x का मान ज्ञात करें, तो 11 माइनस 3y बटे 2, ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 3। ये आपका समीकरण नंबर 3 आ गया। कल भी हमने ऐसे ही किया था, आज भी ऐसा ही चल रहा है। अब आपको करना क्या है, यहां से x का मान समीकरण 2 में आपको रख देना है। तो यहां पे आप लिख दोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ऐसा आपको लिखना होगा। अब हमारा दूसरा समीकरण है 2x, तो 2x का मान हमारे पास आ रहा है 11 माइनस 3y बटे 2। ब्रैकेट बंद कर देना, 2 की जगह 2 लिख दिया हमने, x की जगह हमने x का मान लिख दिया। माइनस का चिन्ह लगाना है, आगे है हमारा 4y बराबर माइनस का 24। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बताई नहीं, कल तो बताई दी थी, वो ये बताई थी कि समीकरण को हल करने से पहले उसकी प्रकृति आप ज्ञात कर लेना, है ना भाई। तो प्रकृति इसकी पहले आप ज्ञात कर लेना। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसे हल करने के कई तरीके होते हैं। ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये 2 अंदर गुणा होगा, और अंदर गुणा होगा तो ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा हमारा। हम काट भी तो सकते हैं भाई, 2 या तो आप गुणा कर दो, 11 दूना 22 माइनस 3 दूनी 6, या आप 2 से 2 को काट सकते हो यहीं पे। तो ये 2 से 2 को जब काटेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है भाई। अगर ये मान लीजिए कटते नहीं ना, तो आपको क्या करना होता, फिर आप इस 2 को यहां गुणा करते, 11 से भी गुणा करते, 11 दूना 22 माइनस 3 दूनी 6y ऐसा लिखते। लेकिन यहाँ पे कट रहा है ऑलरेडी, तो हम काट के इसको और आसान कर देते हैं। तो ये हमारा कटने के बाद में 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24 आ गया। अब देखिए ये 3y और 4y दोनों ही माइनस के हैं, तो 4 और 3 7, 11 माइनस 7y बराबर माइनस के 24। अब हम क्या करते हैं, इस 11 का पक्षांतरण करके उधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस 11 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। और देखिए ये 11 प्लस में है ना, तो उधर पक्षांतरण होते काय का हो जाएगा
माइनस का 11, माइनस का 7 वाई बराबर, इन्हें जोड़ देते हैं तो माइनस के 35 आएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के थे ना। तो यहाँ पे हमारा y बराबर हो जाएगा माइनस का 35 बटे माइनस का 7, माइनस से माइनस कटेगा और 7 पंजे 35, y का यहाँ मान हमें प्राप्त होगा 5। y का यहाँ पे हमें क्या मान प्राप्त हो रहा है? 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है तो यहाँ आप लिखोगे x बराबर 11 माइनस 3y, तो 3 की जगह हम 3 लिख देते हैं, है ना भाई, और y का मान हमारे पास क्या आ रहा है? 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 बटे 2, ये हमने संख्या जमा दी। x बराबर 11 की जगह 11 लिखा, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगाया, 3 भी ऐसे कैसे हमने लिखा, लेकिन y की जगह हमने लिख दिया y का मान जो हमें प्राप्त हुआ था 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x बराबर 11 है, 5 से 15, माइनस का 15 बटे 2, 11 माइनस 15 बटे 2। अब देखिए भाई 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का ही बचने वाला है, 12, 13, 14, 15, माइनस का 4 बच रहा है। तो यहाँ पे हमारा x बराबर माइनस का 4 बटे 2 और x बराबर 2 दूना 4 माइनस का 2, तो यहाँ हमें x का मान माइनस का 2 प्राप्त होता है। x बराबर हमें प्राप्त हो गया माइनस का 2। तो ये हमारा जो प्रश्न था इसे हमने हल कर लिया, अर्थात इस प्रश्न में हमारे पास x का मान तो क्या प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ माइनस का 2 और y का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, y का मान हमें प्राप्त हो रहा था 5। तो ये तो आपका x का और y का मान प्राप्त हो गया, यहां तक तो हमने कर लिया। लेकिन इस प्रश्न में एक एक्स्ट्रा बात और पूछ ली आपसे, ऐसा कई बार परीक्षा में भी हो सकता है आपके साथ, हल करने के अलावा एक्स्ट्रा कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो जो आपसे एक्स्ट्रा बातें पूछी जाएगी ना प्रश्न में, तो उसके लिए पहले आप समीकरण को हल कर लेना। अब एक्स्ट्रा बात हमसे क्या पूछ रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 है, गौर करना, y बराबर mx प्लस 3 है, तो m का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो y का मान हमें पता है 5 है, x का मान भी हमें पता हो गया -2 है। तो इस समीकरण में जिस समीकरण में m बैठा हुआ है ना, m, इस वाले समीकरण में आप x का मान और y का मान दोनों स्थापित कर दो, दोनों मान इसमें रख दो, तो आपका m का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे रखना है मैं ये भी आपको एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखना है, सभी विद्यार्थी गौर करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैं यहां पे हल कर देता हूं। तो इस समीकरण से आपने x बराबर -2 और y बराबर 5 मान प्राप्त कर लिया ना। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर इसमें आप ये मान रख देना। ठीक है, तो ये मान इसमें रखते हैं हम, क्यों रखेंगे, क्योंकि x का और y का मान हमें प्राप्त हो चुका, इसलिए अब रखने में कोई दिक्कत थोड़ी हमें। x का मान है -2, y का मान है 5, तो y की जगह तो आप लिख दोगे 5 बराबर m की जगह m लिख दोगे, x का मान हमारे पास क्या है -2, ब्रैकेट में लिख देना -2 प्लस 3, इसे हल कर दीजिए तो 5 बराबर 2m माइनस के 2m प्लस 3,
अब देखो ये माइनस का 2m इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2m बराबर 3 इधर है ही, ये 5 उधर जाते माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। तो 2m बराबर 3 में से 5 गया तो माइनस का 2। ठीक है ना भाई? m बराबर क्या आएगा? तो m बराबर माइनस का 2/2 और m बराबर आ गया माइनस का 1। इस प्रकार आप यहाँ m का मान भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा आज का प्रश्न संख्या 2। अब मैं बात कर लेता हूं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। देखिए अब तीसरे प्रश्न में भी हमारे पास 5-6 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 5-6 प्रश्नों में हमें खुद ही समीकरण बनाने हैं और उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले तो क्या था, समीकरण आपके पास बने बनाए आ गए थे जिससे आपने हल कर लिया, लेकिन अब यहां पर आपको स्वयं ही समीकरण बनाने होंगे और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना पड़ेगा। तो हल तो करना आपको आ गया, मैं अब आपको एक बार समीकरण बना के दिखा देता हूं प्रत्येक प्रश्नों के। ओके, फिर तो सही रहेगा ना? हल तो आप कर लोगे? यस बोलो ना, हल तो आप कर लोगे ना? ठीक है, तो मैं आपको समीकरण बना के दिखा सर। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में, ये कुछ समस्याएं हैं हमारे सामने, कुछ पहेलियां दी हुई है, रेखिक समीकरण युग्म हमें बनाने हैं और उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो आपके अच्छे से समझ में आई गई, मैं आपको इनके समीकरण बनाना और सिखा देता हूं एक बार। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखें, मैं एक बार आपसे वापस कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय एक ऐसा विषय है जिसे एकाग्रचित्त होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्लासरूम में बैठे होते ना तब भी आपको बिल्कुल साइलेंट बैठ के ध्यान से मेरी बातें सुननी होती है ना। अब आप घर पर बैठे हो तो भी आप साइलेंट होके एकाग्रचित्त होके, जितना समय हम ये मैथ पढ़ रहे हैं उतने समय आप बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाओ, किसी से कोई बात नहीं करना घर पे, जब तक हमारी क्लास पूरी नहीं हो जाती, तो आपकी पढ़ाई समझ में आएगी। क्या फर्क पड़ता है, आप चाहे घर बैठ के पढ़ो चाहे कक्षा में बैठ के पढ़ो। कक्षा में अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तब भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको और इसी प्रकार पढ़ाऊंगा, तब भी आपको एकाग्रचित्त होकर तो बैठना ही होगा ना। और घर पर भी आप बैठे हो तो वहां भी आपको एकाग्रचित्त होना है। अंतर इतना ही है, यहाँ पे आपको ये लगता है कि हम विद्यालय में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके ऊपर थोड़ा दबाव रहता है और आप मजबूरी में सही आप ध्यान से बैठ के पढ़ते हो। और मजबूरी में ध्यान से बैठ के जब पढ़ते हो आप डर की वजह से या मजबूरी मान लो कक्षा में, तो वो चीज आपको समझ में आ जाती है। अब वो डर आपके यहाँ खत्म हो गया क्योंकि आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हो। तो इस डर को आप पैदा करो। कौन सा डर? ये एकाग्रचित्त होकर बैठने का। अगर मैं एकाग्रचित्त होकर नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगी तो मुझे गणित के प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा या कमजोर रह जाऊंगी, मेरे नंबर कम आ सकते हैं, मेरी परसेंटेज कम बन सकती है। ऐसा डर आपके मन में पैदा होगा ना, तो आप एकाग्रचित्त होकर घर पर बैठकर पढ़ोगे, और जब आप एकाग्रचित्त होकर पढ़ोगे तो ये बात सत्य साबित हो जाएगी कि डर के आगे जीत है। जीत है। अगर डर है, कैसा डर? ये वाला डर जो मैंने अभी बताया, तो आपकी जीत निश्चित है। तो देखिए ध्यान से, मैं एक बार फिर आपको समीकरण बनाना सिखा रहा हूं। किताब में देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर, देखो हमें यहाँ पे दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाने हैं ना, तो एक संख्या को आप x मानोगे, एक संख्या को आप y मानोगे। ये तो आपको करना ही होगा क्योंकि हमें दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाने हैं। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अरे भाई ज्ञात तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले समीकरण तो बने। तो समीकरण कैसे बनाओगे? देखो, तो दो संख्या में एक संख्या छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ी संख्या को x मान लो। माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x।
बड़ी संख्या, और छोटी संख्या को आप मान लोगे y, छोटी संख्या इसे आप मान लोगे y। मैं आपको समीकरण बनाऊंगा, हल आपको करना है भाई, है ना, हल आप करोगे। तो बड़ी संख्या को हमने x माना, छोटी संख्या को हमने y माना, समीकरण बनेंगे दो। तो दो शर्त आपके इस प्रश्न में दी हुई है, उन शर्तों को हम ध्यान से देखेंगे और हम समीकरण की स्थापना करेंगे। तो पहली शर्त इसमें क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है माइनस, इनका अंतर कितना है, 26 है। तो पहला समीकरण तो सिंपल है, प्रश्नानुसार आपको ऐसे लिखना है, इनका अंतर यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इनका अंतर है 26। पहला समीकरण आपका तैयार है, अंतर है, ठीक है, अंतर यानी माइनस कर देना। तो पहला समीकरण आपका हो गया x माइनस वाई बराबर 26, सिंपल। सेकंड समीकरण के लिए फिर इसमें शर्त दे रखी है आगे, वो क्या दे रखी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। चलो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, देखो x और y आमने सामने रखते हैं, एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, संबंध क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये बड़ी संख्या है ना, ये बड़ी, ये छोटी संख्या से 3 गुनी है, यानी ये द्विगुणी है। और समीकरण जब बनाते हैं तो इन्हें संतुलन करना पड़ता है, यानी बीच में बराबर का चिन्ह लगाना होगा, बीच में बराबर का चिन्ह हमें लगाना होगा। अभी मैंने ये बराबर का चिन्ह लगा दिया ना, तो ये बराबर नहीं है क्योंकि ये 3 गुना है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये 3 गुना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना है, यानी बराबर थोड़ी है। ये x और y बराबर नहीं है, मैं x हूं आप y हो, हम बराबर नहीं है। मैं आपसे 3 गुना हूं, तो आपके और मेरे बीच में बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तभी तो समीकरण बनेगा। और बराबर का चिन्ह अगर लगा देते हैं तो हम बराबर तो है ही नहीं, मैं तो 3 गुना हूं आप 3 गुना हो, तभी तो समीकरण बनेगा। तो इनका संतुलन करने के लिए जो 3 गुना नहीं है ना, उसको 3 गुना कर दो। ये तो 3 गुना है, ये नहीं है, तो इसको 3 गुना कर दो, ये बराबर हो गया। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, छोटी संख्या की 3 गुनी के बराबर, ये समीकरण आपका बन गया। अब आप इसमें आप क्या करोगे, समीकरण तैयार है, सिंपल। तो आप इसको लिख दोगे x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये आपके 2 समीकरण तैयार हो गए। अब आप इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना। अब हल करने का काम आपका होगा, बोलो कर सकते हो ना हल। समीकरण 3 बना लेना इससे, पहले समीकरण से या इससे, कोई से थे, और आप इसे हल करें। हल करते आपका उत्तर प्राप्त होगा, इसे हल करने की कोशिश करना। आगे फिर मैं अगला प्रश्न लेता हूं, उसका भी मैं समीकरण बनाऊंगा, इसको आप उतार लें। अरे इसको लिख लें। अब तीसरे प्रश्न में दूसरी समस्या क्या है, देखिए मैं बोल रहा हूं आप सुनना। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। एक बार अगर समीकरण बन गया ना, तो प्रतिस्थापन विधि तो आपको आती है, तो आप आराम से कर दो। और आपको प्रतिस्थापन विधि तो आती है, लेकिन आपको ओके। तो देखिए इस प्रश्न में हो रही है संपूरक कोणों की। देखिए हमारे गणित में, रेखा गणित में 2 प्रकार के कोणों का संबंध बताया गया है। 2 कोणों के जो संबंध है ना, वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। 2 कोणों के संबंध, एक संबंध होता है पूरक संबंध, एक होता है संपूरक संबंध। आपका प्रश्न पूरक का भी आ सकता है, 2 कोण पूरक कोण है, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे संपूरक आ गया, 2 कोण संपूरक है। तो पहले आपको पूरक और संपूरक को समझना होगा। तो पूरक का मतलब क्या होता है, जब 2 कोणों का योग
90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो आप एक कोण हो और मैं भी एक कोण हूं, हम दो कोण हो गए ना, एक कोण आप और एक कोण मैं। आप हो 40 डिग्री के, मैं हूं 50 डिग्री का। 40 और 50 कितने हो गए? 90 डिग्री। तो आपका और मेरा योग कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आप और हम क्या हो गए? पूरक कोण। समझ गए? अब कई बार क्या होता है, कई विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है ना कि पूरक कोण की परिभाषा बताओ, तो कई भैया बहन क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। ये तो भाई हो गया गलत। 90 डिग्री के कोण को तो समकोण कहते हैं भाई। पूरक कोण की परिभाषा यही होगी जब दो कोणों का योग, दो कोण मिलकर 90 डिग्री बन जाए। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो बराबर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनका योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण है। अब इस प्रश्न में बात किसकी हो रही है? समपूरक कोणों की। तो समपूरक कोणों में आपको क्या बोलना है? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। मान लीजिए आप भी एक कोण, मैं भी एक कोण, आप भी एक कोण, मैं भी एक कोण। आप 80 डिग्री के, मैं 100 डिग्री का, तो अपना योग कितना हो गया? 180 डिग्री। या आप भी 90 डिग्री के, मैं भी 90 डिग्री का, तो योग कितना हो गया? 180। या आप 70 डिग्री के, मैं 110 डिग्री का, तो योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम क्या हो गए? समपूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे कोण हमारे होंगे समपूरक कोण। और इस प्रश्न में हमारे पास समपूरक कोणों की बात हो रही है, ठीक है ना? समपूरक कोणों। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ओके, हम चर्चा करते हैं। तो जब आप इस प्रश्न को हल करोगे तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है ये। माना बड़ा कोण, बड़े कोण को आप मान लो x डिग्री, और छोटे कोण को आप मान लो y डिग्री। छोटा कोण बराबर y डिग्री। दो कोण हो गए ना भाई, x और आप y, x और y दो कोण हो गए। अब प्रश्न इनमें संबंध क्या दे रखा है? जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में क्या संबंध था? इनका अंतर 26 है, इनका योग इतना है, ये संबंध होता है ना। यहां पे संबंध में क्या लिखा हुआ है? ये दोनों संपूरक है। ये दोनों क्या है? संपूरक है, यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री है। अभी बताया ना मैंने, अभी बताया था ना कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इनका योग 180 डिग्री हो गया, संपूरक है। तो आप लिख देना x तथा y संपूरक है, संपूरक है। अतः x प्लस y बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण आपका तैयार हो गया है ना। आसान बात, आसान लगेगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सरल लगेगी, और बोर्ड में ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, इनको लिखने का तरीका भी देखिए। अब इसी प्रश्न में हम दूसरा समीकरण जब बनाएंगे ना, तो दूसरे समीकरण में भी एक शर्त दे दी इसने। क्या दे दी? कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। प्रश्नानुसार सेकंड समीकरण तैयार कर रहे हैं। बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री, आमने सामने रख दो। मैं बड़ा कोण, आप छोटे कोण। समीकरण बनाना है तो आपके और मेरे बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। एक बड़ा कोण, एक छोटा कोण। समीकरण बनाना है, समीकरण बनाना है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन बराबर का चिन्ह तब लगेगा जब ये बराबर होंगे। बराबर तो है ही नहीं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तो 18 ज्यादा ये है कि ये है? बोलो, ये है, ये थोड़ी है।
तो बराबर कैसे हुए? ये 18 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ दो, अब बराबर हो गए। अब बैलेंस बन गया, समीकरण संतुलित हो गया। अब ये समीकरण है, बराबर का चिन्ह सत्य सिद्ध हो रहा है। मैं आपसे 18 ज्यादा हूं, तो क्या आपके और मेरे बीच में बराबर का चिन्ह लग सकता है क्या? कभी नहीं लग सकता। लेकिन समीकरण बनाना है तो बराबर करने के लिए 18 आप कम हो तो आप में 18 जोड़ना होगा, तभी तो बराबर होंगे। तो ये बराबर हो गए हमारे। अब आप क्या करोगे, इसका पक्षांतरण कर लो। x माइनस y बराबर 18। समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण तैयार, दूसरा समीकरण तैयार। अब हल तो आप कर ही दोगे ना भाई प्रतिस्थापन विधि से, यहां तक की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कहा था ना भाई समीकरण में बना दूंगा, आगे आपको हल करना है, क्योंकि मैंने प्रतिस्थापन विधि 4-5 बार आपको समझा दी लगभग, और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी अब आपकी ये जिम्मेदारी बनेगी, अब जिम्मेदारी आपकी होगी, इसके आगे प्रतिस्थापन विधि से आप हल करोगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। इसी का अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक क्रिकेट टीम, ये तो आप कर लोगे शायद, ये प्रश्न तो सिंपल सा है, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। अरे सर तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो बल्लों के माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। एक बल्ले का मूल्य आप x रुपए मान लो, और बल्ले के बाद में दूसरी चीज क्या है इसमें? दूसरी चीज है इसमें गेंद, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, एक गेंद का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब बिल्कुल सिंपल है, ऐसा प्रश्न हमने पिछली प्रश्नावली में भी किया था। वो अंगूर और सेब वाला प्रश्न आया था ना, याद हो तो आपको, अंगूर और सेब, वैसा ही प्रश्न है। तो इसमें देखो, पहली शर्त के अनुसार 7 बल्ले, तो 7 प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 7 बल्ले कितने के आएंगे? 7x के, प्लस कितनी गेंद ले रहा है ये शुरू में? 6 गेंदे, तो 6y कितने की आई? पैसे भी दे रखे हैं इसमें, इसमें आई है हमारे पास 3800 रुपए की, 3800। तो पहला समीकरण आपका तैयार, बिल्कुल सिंपल। अगली बात क्या कह रहा है ये? 3 बल्ले खरीद ली वापस, तो 3x, प्लस गेंद कितनी खरीदी? गेंद इसने खरीदी है 5, तो 5y, और कितना मूल्य चुकाया इसने? चुकाया 1750। 1750, ये आपका दूसरा समीकरण तैयार हो गया। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान था, इससे पहले हमने 3.1 में भी किया था, अंगूर और सेब वाला, कलम और कॉपी वाला, ऐसा प्रश्न आया था ना। तो ये तो आप कर लोगे। ओके, तो ये आपका बिल्कुल आसान प्रश्न था। अब इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बता दी है। जरा सीधे बैठिए। थक थोड़ी गए आप? बिल्कुल नहीं थके, वेरी गुड। नहीं सर। तो बिल्कुल कमर सीधी करके एकाग्रचित्त होकर मेरी एक एक बात को ध्यान से देखना है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है? आइए, तो अब मैं तीसरे का चौथा प्रश्न की बात कर लेता हूं। तीसरे का चौथा क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन, तो तैयार हो? तीसरे का चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए देने पड़ते हैं। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो आप नियत भाड़े को x मान लो। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए, ऐसा आप मान लीजिए। अब देखो यहां पे एक समस्या आ गई। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे गुरुजी ये नियत भाड़ा क्या है, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? सर ये तो कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये नियत भाड़ा क्या है और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा। देखो भाड़ा यानी किराया, भाड़ा बोलते हैं ना, कितना भाड़ा लगा। जयपुर से दौसा जाने का भाड़ा क्या लगता है? भाड़ा मानी किराया है, ठीक है। अब यहां पे एक नियत शब्द है। नियत शब्द का मतलब ये तो आपको देना ही होगा, ये है वस्तु है। आपसे कही जाए कि ये वस्तु आप बाजार से खरीदोगे ना, ऐसी वस्तु, तो ये 10 रुपए की आती है। एक कितने की आती है? एक 10 रुपए की आती है। तो एक 10 रुपए की आती है तो निश्चित हो गया इसका, ये तो 10 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। ये तो इसका एक की रेट हो गई 10 रुपए, लेकिन एक निश्चित भाड़ा भी, निश्चित मूल्य भी आपको चुकाना पड़ेगा। 10 रुपए के साथ साथ इसके 2 रुपए निश्चित देने पड़ेंगे, 3 रुपए। जैसे मान लो जयपुर का किराया लग रहा है आपसे 3 रुपए प्रति किलोमीटर का, 3 रुपए। मान लो आप 50 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर 3 रुपए 1 किलोमीटर के। आपने 50 किलोमीटर की यात्रा की तो आपके कितने पैसे हो गए? 150 रुपए। तो 150 तो आपको देने ही होंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन नियत भाड़ा का मतलब है एक निश्चित भाड़ा है, इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे 2 रुपए अलग से आपको देने पड़ेंगे तो देने ही पड़ेंगे, 5 रुपए अलग से आपको देने पड़ेंगे तो देने ही पड़ेंगे। ये निश्चित भाड़ा होता है। तो निश्चित भाड़े को हमने x मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y मान लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहली शर्त क्या है? प्रश्नानुसार। बिल्कुल सिंपल है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है भाई? y रुपए। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 गुना y। जैसे मैंने गुणा किया ना, तो 10 गुना y 10y, 10y, ठीक है। अब 10 किलोमीटर का भाड़ा हो गया 10y, लेकिन नियत भाड़ा क्या है? x। तो x तो आपको देना ही पड़ेगा, x प्लस 10y। तो यहां पे हो गया x प्लस 10y बराबर कितना लग रहा है? 5 रुपए, 105। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर अच्छे से समझ में नहीं आई तो दूसरी शर्त ऐसी है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है? 15 किलोमीटर का 15, लेकिन निश्चित किराया जो x था ये तो आपको देना ही पड़ेगा। x प्लस 15y बराबर कितना लग रहा है? 155 रुपए। ये आपका समीकरण तैयार है। अब इसे आप क्या करोगे? इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना। कर सकते हो ना भैया? इसे आप हल करने की कोशिश करना। ये मैंने आपका समीकरण तैयार कर दिया है, इसे आप हल करोगे। चलो आगे की फिर मैं बात कर लेता हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, तीसरे का 5वां, तीसरे का 5वां। देखिए एक बहन है जिसने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और इस प्रश्न के लिए बोला था कि सर इस प्रश्न को जरूर समझाना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रश्न को तो आप जरूर बताना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो आप सभी विद्यार्थी देखिए इस प्रश्न को, कितना सरल प्रश्न है।
है ना। लेकिन एक बार आप समझोगे तो ही तो सरल लगेगा। एक बार इसको आप देखें, प्रश्न में है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अरे भाई यहां पे बात हो रही है भिन्न की, बटे में देखते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे बड़ा। जैसे आप यहां पे भिन्न को मान लोगे, माना अंश है, मान सीधा लिख दो आप, भिन्न बराबर x बट y। x को x मान लो, y को हर मान लो। ऊपर की संख्या हमने x बटे, देखो बिल्कुल सिंपल, प्रश्नानुसार आ जाओ। कितना है? प्रश्नानुसार सरल प्रश्न है, सभी ध्यान दे। इसमें यह दे रखा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश क्या है x, इसमें भी 2 जोड़ दो, बटे हर क्या है y, इसमें भी 2 जोड़ दो, तो हमारी भिन्न क्या बन जाती है? 9/11 बन जाती है। पहला समीकरण बन गया, पहला समीकरण ये बटे में आ गया। प्रश्न कह रहा था कि अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, और दोनों में अगर 2-2 जोड़ दिया जाए अंश और हर में, तो हमारी भिन्न बन जाती है 9/11। सेकंड सर देखते हैं क्या है। सेकंड है और हर में 3, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x + 3 और y + 3 बराबर, तो भिन्न क्या बन जाती है? तो भिन्न बन जाती है 5/6। ये लो भाई, कितना सिंपल है, ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। एक बार 2 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा, ये समीकरण आपके तैयार है। अब देखो भाई, कल भी मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपके समीकरण बटे में आ जाए तो हमारा पहला काम होगा बटा, बोलो बटा हटा। हमारा काम है बटे को हटाना। बटा हटाने के बाद ही हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो बटा कैसे हटेगा? ये दोनों बटे में है, बीच में बराबर का चिन्ह है ना भाई, तो वज्र गुणा कर दो। जब 2 संख्या बटे में है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो उन्हें हम क्या कर देंगे? उन्हें हम वज्र गुणा कर देंगे। यानी 11x से गुणा हो जाएगा 11x, समझना है। 11 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाओ, 11 दूना 22, बराबर का चिन्ह लगा दो। 9y से गुणा हो जाएगा, 9y प्लस 9 दूनी 18। ऐसा आपको कर देना होगा। अब x y को एक साथ लिख लो, 11x, ये y इधर आते माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9y बराबर 18, 22 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22, 19, 20, 21, 22 माइनस के 4 को इधर ले आओ, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर पहला आपका बन गया। ध्यान देना, तनिषा भाई भी था, तो आप ध्यान देना, इस सवाल पे गौर करना, कोशिश करना। मैं एक बार पुनः समझा देता हूं। भिन्न के बारे में बात हो रही थी, हमने मान लिया, माना भिन्न है x बटा y, अंश है x, हर है y। प्रश्न हमसे कह रहा था अंश में और हर में, अंश में और हर में
अगर 2 जोड़ दिया जाए x + 2 y + 2 तो भिन्न बन जाती है 9/11, और अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न बन जाती है 5/6। बटे में आ गया, बटा हटा, वज्र गुणा करने के बाद में जैसे इसको वज्र गुणा किया 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूनी 18, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस y। ऐसा करके कंप्लीट करके पूरा हमने समीकरण 1 प्राप्त कर लिया, समीकरण को सरल कर लिया। अब ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे। अगर आपके बात समझ में आ रही होगी तो करूँ या आप कर दोगे? कर लोगे आप? अच्छा पक्का? चलो मैं बता देता हूं एक बार, है ना। 6 को 1 6 है कि पर किया 5 को 3 से गुणा, 5 × 3 = 15, पक्षांतरण किया 6 माइनस 5y + 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार ये समीकरण आपका तैयार हो गया। वापस देख लें, वज्र गुणा किया 6x + 18 ओके बराबर 5y + 15, 6x 5y इधर आएगा तो माइनस का बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y, 15 में से 18 गए तो 16 17 18 माइनस का 3, 6x माइनस 5y, ये माइनस का 3 इधर आपके प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब तो आप कर ही लोगे। तो ये आपके आज मैंने ये बताया है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न रहा है लास्ट का, छठा। तो मैं छठा नहीं बताऊंगा भाई, ये आप पे छोड़ा। आज दिन भर आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करना। देखिए आपसे बन जाता है क्या, कोशिश करना। कोशिश करोगे तो होगा। तो आज की ये बातें मैंने आपको बताई और मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप भैया बहनों की ये बातें जरूर समझ में आई होगी, जरूर समझ में आई होगी, जरूर समझ में आई होगी। आप मुझे बताइए, जब आप मेरे को बताओगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी ताकत मिलेगी, मैं और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सभी विद्यार्थी